नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंगिरश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक किराएदार अगर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए, हो सकता है वो आपकी संपत्ति पर रहते हुए किराया देरी से देता हो, किराया देना ही बंद कर दिया हो, आपकी संपत्ति पर कब्जा करके बैठ गया हो, आपको ऐसी स्थिति में पता ही नहीं कि अब आगे आपको करना क्या है, तो ये वीडियो खास तौर पर आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्योंकि मेरी पिछली वीडियो के अंदर ये स्पेशली कमेंट किया गया था कि सर एक वीडियो स्पेशल इसी टॉपिक पर लेकर आए कि अगर एक किराएदार किराया नहीं दे रहा, संपत्ति पर कब्जा खाली कर नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या। तो आज की स्थिति के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस सिचुएशन को अलग अलग एंगल से मेजर करके देखेंगे। जैसे कि हो सकता है आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया हुआ हो सकता है आपने नहीं बनवाया हो, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और भी बहुत सी चीजें इसके अंदर हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि जो एक कानून से जुड़ा हुआ विवाद होता है, ये आखिरकार कौन सी धारा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लोग से पूछते हैं कि सर सेक्शन बता दीजिए, कौन सा एक्ट है उसे बता दीजिए। देखिए दोस्तों, हर राज्य ने अपने अलग अलग एक्ट यहाँ पर स्पेशली इसी चीज के ऊपर बनाए हुए हैं। जैसे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर हर अलग राज्य से हैं, तो आपके राज्य ने अलग से स्पेशल टेनेंसी एक्ट वहां पर बनाए हुए होंगे। पर कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हर राज्य के अंदर कॉमन होते हैं, उससे जुड़े हम यहां पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर इस कंडीशन को लेते हैं कि क्या एक रेंट एग्रीमेंट बनवाना सही रहता है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, ये आप यहां पर इस कंसेप्ट को क्लियरली समझ लें कि अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। और ये मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक किराएदार हमेशा किराएदार की हैसियत से ही देखा जाएगा। वो किराएदार अपने आप को संपत्ति पर कब्जा करके लिमिटेशन एक्ट का फायदा उठाते हुए अपने आप को मालिक नहीं बता सकता। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पर उसको किराएदार दिखाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस तो होना चाहिए। क्योंकि अगर संपत्ति आपकी है तो सीधी सी बात है, बिजली का बिल, पानी का बिल सब आपके नाम पर होगा। पर अगर आप वहां पर यह सबूत लेते ही नहीं कि वो किराएदार है, तो बाद में जब ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि वो टेनेंट है, तो आप तो साबित ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद को वो वहां पर पोजेशन होल्डर दिखाएगा ताकि लिमिटेशन एक्ट का फायदा उठा सके। क्योंकि पोजेशन होल्डर 12 साल के टाइम पीरियड के बाद लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के तहत अपने आप को वहां पर प्रॉपर्टी ओनर के तहत एस्टेब्लिश करा सकता है, पर टेनेंट ऐसा नहीं करा सकता। तो उस एविडेंस को बनाए रखने के लिए आप लोगों को रेंट एग्रीमेंट बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आप कहेंगे सर रेंट एग्रीमेंट कितने समय का बनवाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ती है, तो आपको 12 महीने का कम से कम ये बनवाना ही पड़ेगा, यानी कि साल भर का। आगे आपकी मर्जी है 2 साल, 5 साल, जितना आप इस टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। पर अगर आप कम से कम टाइम पीरियड रखना चाहते हैं जिसे रजिस्टर्ड भी ना कराना पड़े, स्टैंप ड्यूटी भी ना देने पड़े, तो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट वहां पर सटीक बताया जाता है। उसका कारण यह है दोस्तों, कई बार ये टेनेंट खुद भी जानता है कि कब्जा करने से मैं मालिक नहीं बन सकता, पर उसके दिमाग में ये सोच रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इस संपत्ति पर मैं कब्जा कर लूंगा,
ज्यादा से ज्यादा समय पर मैं इस संपत्ति पर बना रह जाऊंगा, तो वो यहां पर इस दृष्टि से उस संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। पर एक चीज आप ध्यान रखें कि वो अगर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हुए कोर्ट में स्टे लेने जाता है और उस एग्रीमेंट का ब्यौरा देता है, तो वहां पर उसको स्टे मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तरीके से वहां पर टेनेंट नहीं है, कच्चा एग्रीमेंट वो वहां पर कोर्ट में दिखा रहा है। और उसका कारण भी आप ये चीज बता सकते हैं कि हाँ, आप इसे लंबे समय पर वहां नहीं रखना चाहते थे, कुछ मजबूरी थी उसकी आपकी, जिस वजह से आपने केवल 11 महीने ही सटीक समझा उसे किराए पर रखने के लिए, इसलिए आपको जरूरी नहीं लगा कि आप इसे 12 महीने का रजिस्टर्ड बनवाएं। और एक समय के बाद आपको इसे खाली कराना ही था, इसके साथ आपको परमानेंट टेनेंसी की कभी से कोई एक्सेप्टेशन थी ही नहीं, तो ये 11 महीने का आपको बनाना सटीक लगा। ये जो चीज होगी 11 महीने का कच्चा रेंट एग्रीमेंट, एक किराएदार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित कर देगी, वहां पर उसे स्टे नहीं मिल पाएगा अगर वो कब्जा करके स्टे लेने की कोशिश कर रहा है। सेकंड चीज, अब रेंट एग्रीमेंट तो आपने वहां पर बनवा लिया, कुछ चीजों का और आप ध्यान रखें, कोशिश करें जो वो किराएदार है इससे पहले जिस भी संपत्ति पर वहां पर बैठा था, वहां पर किराए पर था, उसके मकान मालिक से 5-10 मिनट एक बार पर्सनली या फिर कॉल पर कांटेक्ट जरूर करें। आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वहां से संपत्ति खाली करने का कारण क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरी नजर में ये चीज है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि भले ही आपके फेवर में ये फैसला आएगा किराएदार से संपत्ति खाली कराई जाएगी, पर इस समय में अगर आपको 8, 9, 10 साल लग रहे हैं तो उसका फायदा होगा क्या? इन द एंड सारा पॉसिबली फायदा उस किराएदार को हो जाएगा। सेकंड चीज, तो ये चीज आप फोकस में रखें कि एक बार आप इसके पुराने ओनर से जाकर कांटेक्ट जरूर करें, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। ये 3-4 चीजें आप ध्यान रखें। अब हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लेते हैं किराएदार आपका किराया नहीं दे रहा, तो क्या ये सटीक कारण बन सकता है संपत्ति को खाली कराने का? जी हाँ दोस्तों, अगर किराएदार आपकी संपत्ति पर किराया देरी से देता है, ये 1 महीने नहीं, उसका हर महीने का है, 10 दिन 15 दिन, तो आप यहां पर उससे संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। वो फोर्स नहीं कर सकता कि यहां पर आपका एग्रीमेंट है, क्योंकि देखिए आपने ना रेंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन मेंशन किए होते हैं, जिसके अंदर एक मैक्सिमम डे का टाइम पीरियड होता है कि 11 तारीख तक, 10 तारीख तक, 5 तारीख तक आपको संपत्ति का किराया दे देना है। और अगर वो इस चीज को नहीं दे रहा, इससे लेट कर रहा है, तो आपके पास एक वैलिड रीजन हो जाएगा संपत्ति को खाली कराने का। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, वहां पर खुद किराएदार होते हुए किसी थर्ड पार्टी को किराए पर रख रहा है, ये कुछ ऐसे वैलिड रीजन है जिसके थ्रू आप अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। अब आपके मन में आएगा संपत्ति को खाली कराने का सटीक तरीका क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैं पर्सनली आपको ये एडवाइस दूंगा, जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से बचे। आप पर्सनली जाकर एक बार उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें बताएं कि आपको संपत्ति की जरूरत है, इसे खाली करके दें। बहुत से किराएदार जिद्दी होते हैं, इतना कहने से संपत्ति खाली नहीं करते। कोशिश करें आप एक बार एक मीटिंग स्केड्यूल करा दें अपने आसपास के प्रभावित लोगों के साथ। अगर आपके गांव में कोई विधायक है या कोई पावरफुल व्यक्ति है, उसको वहां पर मीडिएटर बनाकर बैठाएं, ताकि उसकी बातों का प्रभाव उस किराएदार पर पड़े। थर्ड चीज, अगर इसके बावजूद वो बेशर्मी पर उतर आए हैं, संपत्ति को खाली नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से उन्हें एक लीगल नोटिस सेंड कराना है, जिसके अंदर उन्हें आपको कुछ चीजें क्लियर कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। अगर उसके मन में ये है कि मैं कब्जा कर लूँ, मुझे फायदा हो जाएगा, ये चीज वहां पर क्लियर हो जाएगी। सेकंड चीज, आप एक कंपनसेशन मेंशन कर दे उस नोटिस के अंदर कि हाँ भाई, अगर आप संपत्ति खाली नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 साल और बैठे, पर मैं अब केस करने जाऊंगा, आपके खिलाफ सिविल एक्शन लूंगा। इस बीच जो मेरा यहाँ पर वकील का खर्चा होगा, जो मेरा एक्सपेंस होगा, उस सबको मिलाकर आपसे कंपनसेशन लिया जाएगा। एक कंपनसेशन का अमाउंट लिख ले, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख, जिससे उसके मन में घबराहट जरूर आएगी कि हाँ, ये बात तो मैं जानता हूं, मैं किराएदार हूं, और अगर मैं खाली नहीं कर रहा तो बाद में मुझे ये यहाँ पर पैसा देना भी पड़ेगा। और हाल फिलहाल में ये चीज देखने को भी मिली है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, जहां पर किराएदार संपत्ति खाली ही नहीं कर रहा था, आदेश देने के बाद भी, डिक्री पास होने के बाद भी 12 साल तक कब्जा करके रह गया। कोर्ट ने उसे लाखों रुपए का फाइन लगाया, और साथ ही साथ जिस टाइम पीरियड तक उसने कब्जा कर रखा था, वो किराया भी उसे वहां पर देना पड़ा। ये जजमेंट का हवाला आप अपने उस नोटिस के अंदर सेंड कर सकते हैं। आपके एडवोकेट साहब को बड़ी अच्छी से उस जजमेंट को पता होगा। थर्ड चीज,
अब कई किराएदार यहाँ पर किसी एडवोकेट के साथ कांटेक्ट में रहते हैं या फिर खुद लीगली नॉलेज रखते हैं और वो जब भी संपत्ति खाली नहीं करते, इतने बेशर्म हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कुछ और कारण हो, मैं ये नहीं कह रहा बेशर्म हो जाते हैं, हर किसी व्यक्ति का अलग कारण होता है। तो कुछ भी कारण हो, अगर हो सकता है वो संपत्ति नहीं खाली कर रहे, इसके बाद आप क्या करें? क्या लड़ाई झगड़े पर उतर आए? हमने तो एक जजमेंट देखी थी साल 2019 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई आपकी संपत्ति है, बलपूर्वक खाली कराएं। गलती मत कीजिएगा दोस्तों। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी लास्ट वीक, आप जाकर देखें, अपने आप को समझाएं। आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, साथ ही साथ उल्टा आपके ऊपर हमला किया जा सकता है। समझदार बने, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्यों आपको फोर्सफुली कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार करे तो करे क्या? अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों के पास एक ही सिचुएशन बनती है कि यहां पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक सिविल एक्शन ले ले, सिविल सूट दायर कर ले, इविक्शन सूट, यानी कि उस किराएदार को आपको संपत्ति से खाली कराना है। अब इस बीच जितने भी समय तक उस किराएदार ने संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, वो तो किराया आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर कोर्ट यहां पर डिक्री आपके फेवर में दे देता और उसके बावजूद वो उसके खाली नहीं कर रहा, आप कंपनसेशन के तौर पर फाइन की भी डिमांड करें। वो जो जजमेंट रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, जिसके अंदर लगभग जितना मुझे याद है 3 लाख के आसपास फाइन लगाया गया, उस जजमेंट का हवाला दें। सर, जब डिग्री पास हो गई है उसके बावजूद ही वहां पर खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज का हवाला वहां पर लगाए और उनसे फाइन की भी डिमांड करें और फाइन आपको ही मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर एक किराएदार को केस करने से पहले पता होनी चाहिए। ये नहीं आपको कोई भी गलत गाइड कर दे। ये चीज आप ध्यान रखें, इविक्शन सूट ही आपको फाइल करना है, यहाँ पर बेनिफिट रहेगा। टाइटल सूट कुछ कहते हैं, भाई टाइटल सूट की जरूरत ही क्या है? अगर आप वहां पर ओनर हैं तो ये चीज आपको खुद पता है। अब डॉक्यूमेंट सारे आपके नाम है, सारे अप टू डेटेड है, तो लीगली सी बात है आप टाइटल ओनर हो गए। अब उस जगह टाइटल सूट करने का तो फायदा नहीं है, इविक्शन सूट आप करें, क्योंकि आपको वहां पर उसे इविक्ट करना है किराएदार को। अब बहुत से लोग पर्सनली ये पूछते हैं, सर बिजली मीटर हमारे नाम है, वाटर मीटर हमारा नाम है, क्या हम कनेक्शन कटवा दें? देखिए दोस्तों, ये चीज कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित होती है और कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित होती है। कई बार क्या करते हैं किराएदार, अगर बहुत पुराना पोजेशन होता है, अपने नाम से ही वहां पर कनेक्शन ले लेते हैं, जो इलीगली भी है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, इलीगली है। अब फायदा क्या होगा? देखिए दोस्तों, अब आपने एक बार कनेक्शन कटवा लिया बिजली का, पानी का, किराएदार को दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब क्या करेगा? हो सकता है वो 2 नंबर से गलत तरीके से अपने नाम पर कनेक्शन करवाने जाए, तुरंत आप जाकर कोर्ट में इंजंक्शन सूट फाइल कर दें, यानी कि स्टे ले ले। अब एक बार अगर कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया तो वो वहां पर फंस जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है भाई, स्टे का मतलब होता है प्रॉपर्टी जिस सिचुएशन में है उसे उसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाए। ना वहां पर बिजली कनेक्शन लिया जा सकता है, ना वहां वाटर कनेक्शन लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किराएदार फंसकर वहां पर रह जाएगा। ये फायदेमंद हो जाएगी मकान मालिक के लिए चीजें। हो सकता है वहां पर जो किराएदार है वो वहां पर कोर्ट में ये चीज दिखाए कि जो वाटर है, बिजली है, ये उसकी राइट ऑफ लाइफ में आ जाता है। भाई जीने के लिए सारी चीजें जरूरी है, ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है। पर वहां पर आप कुछ चीज और भी तो दिखा सकते हैं कि सर जब प्रॉपर्टी हमारी है, एक तो वो पोजेशन करके बैठ गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने बिजली बिल, पानी बिल नहीं भरा है। देखिए ये भी बहुत कंसेप्चुअल चीजें होती है, ये मैं आपको वीडियो में ओपनली नहीं बता सकता। बिजली बिल, पानी बिल नहीं भरा है। अब ऐसी स्थिति में हमने तो कनेक्शन कटवाया नहीं, आगे से विभाग वाले आकर कटवा कर चले गए। उसके बाद अगर ये अब अपने नाम से कनेक्शन करा रहे हैं तो इनके पास लीगल राइट तो इस चीज का हुआ नहीं, तो ऐसे कैसे ये कर सकते हैं? स्टे ऑर्डर आपके फेवर में आएगा, लिख कर ले लें, क्योंकि आप ओनर हैं। और कैसे एक पोजेशन होल्डर अपने नाम ये चीजें ले सकता है? इसके अलावा और भी कुछ सीक्रेटली टिप्स होती हैं जो मैं ओपनली आपको नहीं बता सकता दोस्तों। बस मैं यही कहूंगा, जो यहां पर सटीक है मैं एंड तक उसके स्टैंड ले ही खड़ा रहता हूं, उसके फेवर में ही स्टैंड लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव रोजाना पाना चाहते हैं वीडियो, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।